अच्छा, हम थर्ड यूनिट के ऊपर थे, तो हमने ट्रायल बैलेंस, करेक्शन ऑफ एरर्स, बैंक रिकंसिलिएशन ये हमने कर लिया है। और अब हम आ रहे हैं कंट्रोल अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट्स को आपने पहले भी देख लिया है जब आप डबल एंट्री सिस्टम में चल रहे थे, जनरल लेजर्स बना रहे थे, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के नाम से। ये वही चीज है, लेकिन मैंने कहा था क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट का एक और नाम क्या है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। और इस तरह डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का नाम है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। सही। आई होप कि आप लोग अब तक इस चीज पे कंफर्टेबल हो गए होंगे कि सेल्स लेजर का मतलब होता है डेटर्स, सेल्स नहीं होता इसका मतलब। सेल्स लेजर का मतलब होता है डेटर्स, क्योंकि सेल्स लेजर के अंदर सेल्स लेजर जितने भी होते हैं ना, वो वाले होते हैं जो डेटर्स के टी अकाउंट्स होते हैं। ठीक है ना। लेकिन जनरल लेजर्स के अंदर, जिसमें तमाम वो टी अकाउंट्स बनते हैं जो ट्रायल बैलेंस तक जाते हैं, तो उसमें दो टी अकाउंट्स और तमाम सेल, परचेज, कैश, बैंक। कैश और बैंक की अगर आप अलग से टी नहीं बना तो कैश बुक ही है वो फिर। लेकिन इसके अलावा सेल, परचेज, रेंट, इंश्योरेंस, कैपिटल, ड्राइंग, ये सारे टी अकाउंट्स बनते हैं ना, राइट। तो उसके अलावा दो और टी अकाउंट्स भी बनते हैं, एक होता है क्रेडिटर्स का टी और एक होता है डेटर्स का टी, जिसमें टोटल क्रेडिटर्स और टोटल डेटर्स का जिक्र होता है। सही है। जो आपको पहले बता दिया कि ये टोटल क्रेडिटर्स का टी जो बना रहे हो ना, ये परचेज डे बुक के लाइन टोटल से बनाते हो। सही ना। परचेजेस डे बुक से टोटल एक आता है परचेजेस का। ठीक है, जो क्रेडिट परचेज की है। इसी तरीके से जो हमने अपने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, तो हमें कैश बुक से पता चलता है कि बैंक अकाउंट का टोटल करते हुए चेक्स या ऑनलाइन ट्रांसफर्स कितने की हमने अपने क्रेडिटर्स को, तो बैंक अकाउंट से जितनी भी पेमेंट्स की क्रेडिटर्स को वो लिखता है। इस तरह कैश के कॉलम से भी देखते हैं हमने अपने क्रेडिटर्स को कैश से कितने पैसे दिए, वो लिखता है। और उसके अलावा हमारे क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव लिखते हैं। ठीक है। इसी तरह डेटर्स का, ठीक है, कि डेटर्स वो होते हैं जो सेल्स डे बुक से हमारा टोटल आता है, कि टोटल हमने उधार पे सेल्स जितने की सेल्स डे बुक का टोटल वो होता है ना, वो डेटर्स। डेटर्स मतलब हमें टोटल रिसीवेबल कितना है, तो इतने रिसीवेबल है। उसमें से हमारे जो है ना क्या कहते हैं, बैंक कॉलम को उठाते हैं कि कितने हमें रिसीव हो चुके पैसे। इसी तरह हमें कैश कॉलम से देखते हैं हमें कैश में कितने रिसीव हो गए कस्टमर से। इसी तरह हमने डिस्काउंट अलाउ कितना किया कस्टमर्स को। अच्छा, इसके अलावा हमारे क्रेडिटर्स एक और चीज से भी कम हो सकते हैं, परचेज रिटर्न से, या रिटर्न आउटवर्ड जो हम करते हैं ना उनको, उनसे खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया तो हमारे क्रेडिटर कम होते हैं, तो हमारे क्रेडिटर का सीडी बैलेंस कोई आता है जो कि ब्रॉट डाउन होता है अगले साल, राइट। इसी तरह हमारे डेटर्स का जो हमने जो उनको सेल किया तो डेटर्स उससे डेबिट हो रहे हैं, ये सेल्स डेबिट नहीं हो रही है, सेल्स क्रेडिट है। डेटर्स डेबिट हो रहे होते हैं, मतलब डेटर्स हमारे बढ़ रहे हैं डेबिट साइड पे और कम हो रहे हैं क्रेडिट साइड पे। इसी तरह डेटर्स कम हो सकते हैं हमारे सेल्स रिटर्न से, जो माल बेचा वो रिटर्न इनवर्ड्स हो गया, तो सेल्स रिटर्न्स डेबिट और डेटर्स क्रेडिट, डेटर्स क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, डेटर्स एक और चीज से कम होते हैं, क्रेडिटर्स उससे कम नहीं होते, वो कहलाती है बैड डेट्स। किसी डेटर का कंफर्म है कि पैसा ही नहीं देगा, एक होता है ना डाउटफुल डेट्स, तो डाउटफुल डेट्स को हम टी अकाउंट लेवल पे कम नहीं करते। डेटर्स का सीडी बैलेंस कैलकुलेट करते वक्त यहां से डाउटफुल डेट माइनस नहीं करते, क्योंकि डाउटफुल डेट्स की एंट्री होती है डाउटफुल डेट्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है इस डेटर का जो सीडी बैलेंस है इससे मुलाकात करेगा ये बैलेंस शीट में जाके। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अलावा एक और बैड डेट्स भी मैंने आपको बताया था, वो था बैड डेट्स रिटन ऑफ, राइट ऑफ किए हुए बैड डेट्स, मतलब वो जिसका पता है कि कंफर्म नहीं देगा वो पैसे, तो बैड डेट्स रिटन ऑफ से भी हमारा डेटर्स कम हो जाता है, क्योंकि ये तो टोटल डेटर्स है ना। तो इन टोटल डेटर्स में से जितने भी हमारे डेटर्स हैं उन सबके टोटल बैलेंसेज है ये, तो इनमें से इक्का दुक्का ऐसे होंगे जो पैसे ही नहीं देंगे, जैसे हमारी उस ग्रैंड ट्रांजेक्शन वाली मिसाल में ह्यूज ब्रदर्स था। ठीक है, उसने तकरीबन 10 मिलियन का माल लिया था, 600 का माल हमें वापस कर दिया था, और बाकी 9.4 मिलियन 9400,000 का जो है उसने बैड डेट्स कर दिया था, मतलब पैसे ही नहीं देने थे। सही ना। तो वो राइट ऑफ था, वो उसकी एंट्री थी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट रियूज ब्रदर्स क्रेडिट, मतलब डेटर्स क्रेडिट होगा डायरेक्टली, तो डेटर्स क्रेडिट होगा डायरेक्टली। तो ये हमारे जो है वो कंट्रोल अकाउंट्स ही है, बस इनकी हेडिंग्स डाल देता हूँ। क्रेडिटर्स और डेटर्स की जगह इसको मैं कह सकता हूँ परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, और ये होगा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है ना, परचेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। बस ये नाम अजीब सा कंफ्यूजिंग सा लगता है थोड़ा सा, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब टोटल क्रेडिटर्स के बैलेंस। और एक बात याद रखना कि ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ना इसका या इसका, ये हमारा रिकंसाइल होना चाहिए किससे,
परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो किससे रिकंसाइल होना चाहिए? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बैलेंसेस से। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बैलेंसेस क्या होता है? जब भी लिस्ट ऑफ बैलेंसेस की बात करूं तो उसका मतलब या तो सेल्स लेजर बोल रहा हूं या परचेज लेजर बोल रहा हूं। तो पता है ना, सेल्स लेजर परचेज लेजर अलग दो चीजें हैं, और ये भी जनरल लेजर के दो टी थे। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट तो एक टी अकाउंट का नाम है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट तो एक टी अकाउंट का नाम है, लेकिन सेल्स लेजर्स और परचेज लेजर्स ये दो अलग अलग रजिस्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे टी अकाउंट्स हैं। तो सेल्स लेजर्स के बहुत सारे टी अकाउंट के जो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं डेटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंसेस या सेल्स लेजर्स लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। सेल्स लेजर लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का टोटल हमारा रिकंसाइल होना चाहिए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस है, राइट? यही पढ़ा था हमने। और परचेज लेजर्स का क्लोजिंग बैलेंस, परचेज लेजर्स लिस्ट ऑफ बैलेंसेस का जो टोटल है वो कंपेयर होना, हमारा रिकंसाइल होना चाहिए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से। लेकिन अगर ये रिकंसाइल ना हो रहा हो तो इसका मतलब कोई एरर है, उसको दुरुस्त करना होगा। लेकिन ये आपके स्टेज पे, ओ लेवल स्टेज पे ये चीज टेस्ट नहीं होगी। ये देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट्स डू नॉट नीड टू रिकंसाइल कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस विद द सेल्स एंड परचेज लेजर बैलेंसेस। आपके इस स्टेज पे आपने ये काम नहीं करना, ठीक है? इनफैक्ट कैंडिडेट्स डू नॉट नीड टू प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। एक डबल एंट्री सिस्टम के तौर पे पूरा इसको नहीं समझना आपने, बट स्टिल आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि बनते किस तरह से। अब इसको नोट्स में देख लेते हैं, थ्योरेटिकली कवर करते हैं। कंट्रोल अकाउंट्स, पर्पस ऑफ परचेज लेजर एंड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। भाई कंट्रोल अकाउंट्स क्या है? दो टी अकाउंट्स है ये फॉर द टोटल क्रेडिटर्स डेट। ये मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ, वरना मैं बीच में येलो हाईलाइट कर देता हूं, तो मैं ऐसे पढ़ के बता रहा हूं। अच्छा, टी अकाउंट्स की क्या खुसूसियत होती है? कोई इनिशियल बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, कोई ब्रॉड डाउन बैलेंस होता है, तो डेबिट पे या क्रेडिट पे, फिर उसमें बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती है, मतलब डेबिट क्रेडिट हो रहा होता है, और फिर एंड में फाइनल बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है। ये टी अकाउंट है। तो कंट्रोल अकाउंट भी क्योंकि एक टी अकाउंट है तो कंट्रोल अकाउंट का भी एक ओपनिंग बैलेंस है, उसमें एडिशंस होते हैं या डिडक्शंस होते हैं, और उसके बाद फाइनली क्लोजिंग बैलेंस निकलता है। क्यों बताई गई ये बात इस स्टेज पे? कब से कर ही रहे इस बात को, फालतू थी ये लिखी हुई बात। बहरहाल, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या है? इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंपनीज जनरल लेजर। कंपनी के जनरल लेजर के अंदर एक एसेंशियल टी अकाउंट है भाई, used to track all transactions related to credit purchases and payments made to suppliers। ठीक है ना? ये क्या ट्रैक करता है कि हमारे सप्लायर से उधार पे कितना माल खरीदा गया, उनको कितनी पेमेंट की गई, और कितना माल रिटर्न किया गया वो भी ट्रैक करता है, और क्या क्लोजिंग बैलेंस बचा वो भी ट्रैक करता है। क्लियर है? क्या करता है? इट समराइजेस क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम सप्लायर्स। टोटल समराइज का मतलब सम करता है, सम अप करता है। ये एक एक करके अलग अलग सप्लायर की टी नहीं बनाता, बल्कि तमाम सप्लायर से तमाम क्रेडिट परचेज को सम अप करके लिखता है। कहां से उठा के लिखता है? तमाम परचेजेस, अगर तमाम सप्लायर से तमाम क्रेडिट परचेजेस हमें टोटल चाहिए, कहां से मिलती है? परचेज डे बुक का टोटल जो होता है वो होता है। समराइज करने की जरूरत भी नहीं है, वो लिखा होता है टोटल, सही ना? वो डे बुक्स बनाने के बाद जब हम इस स्टेज पे आते हैं तो हम टोटल करते हैं ना तमाम परचेज डे बुक के बैलेंस का, तो जो टोटल किया वो सम अप करना कहता है। तो वो सम जो है क्रेडिट परचेज का, हम परचेज डायरेक्ट कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, कि हमारा सप्लायर इतने से क्रेडिट हो गया, और जो जो डेबिट होना है फिर सब बताओ हमारा क्रेडिटर जितने डेबिट किस किस से हमने उसको माल रिटर्न किया जिसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं, या उसको हमें पेमेंट की कैश की सूरत में, बैंक की सूरत में। तो अच्छा, तो परचेज कंट्रोल अकाउंट क्या करता है? हेल्प्स वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बैलेंसेस। कंट्रोल परचेज कंट्रोल अकाउंट जिसे हम क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, ये टी बनता है टोटल वाला। तो ये हमें ये भी बताते हैं कि किस हद तक ये बैलेंस को कंपेयर करते हैं लेजर से भी, सेल्स लेजर या परचेज लेजर। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है तो उसको हम परचेज लेजर से कंपेयर करेंगे। परचेज लेजर्स के किससे? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस के टोटल से। तो परचेज लेजर के लिस्ट ऑफ बैलेंस का टोटल को कंपेयर करेंगे हम परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस से। वो दोनों अगर आपस में बराबर है तो एक्यूरेट है इसका मतलब। क्लियर है? प्रोवाइड्स टोटल क्रेडिटर्स बैलेंस फॉर बैलेंस शीट। ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो सीडी बैलेंस है वो क्या होता है? टोटल क्रेडिटर का बैलेंस होता है। हमारा जो सीडी बैलेंस आ रहा होता है टी अकाउंट का, वो हमारा टोटल बैलेंस होता है ना, ये रहा ये। और ये किस लिए होता है? ये कहां जाता है? पहले तो ट्रायल बैलेंस में जाता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस से कहां जाता है इवेंचुअली? क्रेडिटर्स का बैलेंस है ना, ये बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, प्रोवाइड्स टोटल क्रेडिटर्स बैलेंस फॉर बैलेंस शीट। तीसरा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है जिसको हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट भी कह सकते हैं। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंपनीज जनरल लेजर व्हिच ट्रैक्स ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द क्रेडिट सेल्स एंड पेमेंट्स रिसीव्ड। ऊपर क्या लिखा था? पेमेंट्स मेड टू सप्लायर्स, जबकि नीचे क्या लिखा है? पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, या डायरेक्टली रिसीट। ये पेमेंट्स रिसीव्ड की जगह दूसरा एक लफ्ज लिख सकते थे, उसका क्या क्या? रिसीट। पेमेंट्स रिसीव्ड बोलो, या एक और इससे छोटा लफ्ज है रिसीट। ठीक है ना? सो जो रिसीट्स हुई हमारे कस्टमर्स से, डेटर्स से, जो रिसीट्स हमारे डेटर्स से हुई है उसको ट्रैक करता है, और हमने जो उधार में माल बेचा उसको ट्रैक करता है। तो सम करता है तमाम क्रेडिट सेल्स जो भी होती है पूरे पीरियड की,
उसको, मतलब पूरे अकाउंटिंग पीरियड की जो टोटल हमारी पूरे मंथ ईयरली अकाउंटिंग कर रहे हो अगर, तो पूरे जो साल की टोटल सेल्स है, सेल्स बुक का टोटल, उससे जो है ना डेटर्स को डेबिट कर देता हूँ, मतलब सेल्स एंड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ इस अमाउंट से। तो पूरे साल ये कहाँ से आता है, सेल्स डे बुक से आता है टोटल, तो पूरे साल की क्रेडिट सेल्स क्या करता है, हेल्प वेरीफाई ऑफ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, लिस्ट ऑफ डेटर्स बैलेंसेस, ठीक है ना, ये जो मैंने नीचे बताया है डेटर्स बैलेंसेस को वेरीफाई करता है क्या ये सही है कि नहीं, तो ये दोनों को रिकंसाइल करता है ना, ठीक है। अच्छा, इसकी खुसूसियत ये है कि ये इसको वेरीफाई करता है, इसकी खुसूसियत क्या है कि ये उसको वेरीफाई करता है। सेल लेयर के बारे में अगर तारीफें लिख रहे हो तो बता दो, सेल लेयर्स के बैलेंस जो है ना काम आता है लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, डेटर्स का लिस्ट ऑफ बैलेंस बनता है, जो काम आता है ये बताने के लिए कि क्या हमारे कंट्रोल अकाउंट में सही बैलेंस है कि नहीं, दोनों एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं। और ये क्या करता है, सेल लेयर कंट्रोल अकाउंट प्रोवाइड करता है डेटर्स का टोटल बैलेंस, टोटल डेटर बैलेंस प्रोवाइड करता है जो बैलेंस शीट पे जा सके। क्लियर है? नोट्स में इसके आगे इसके साथ जो है ना ऊपर डेटर्स कंट्रोल अकाउंट लिख देना, लेकिन अपने आप को कंफर्टेबल रखना इस लफ्ज के साथ, सेल लेयर कंट्रोल अकाउंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पूरे फ्रेज के साथ कंफर्टेबल ही नहीं होते, इसको पढ़ के उनके जहन में टोटल डेटर्स नहीं आ रहे होते, और सेल्स लेजर्स को पढ़ के उनके जहन में इंडिविजुअल डेटर्स के टीज नहीं आ रहे होते। सही है, ये आपकी तमाम पिछले सवाल के अंदर रहते हुए एफर्ट्स लगी, जिसकी वजह ये है कि अभी हम इतना तेजी से कवर कर पाएंगे। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री एज सोर्स ऑफ द कंट्रोल अकाउंट एंट्रीज। अच्छा जी, कंट्रोल अकाउंट को जब बनाते कैसे, कहां से सोर्स करते हैं इसकी इंफॉर्मेशन, कहां से लेके आते हैं कंट्रोल अकाउंट में इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से, ठीक है। कैसे, अब मैं 2 टी अकाउंट्स कंट्रोल अकाउंट के उठा रहा हूं ये बात सारी समझाने के लिए, बाकी तो आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। परचेज लायर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है ना, परचेज लायर कंट्रोल अकाउंट हमारे क्रेडिटर से ताल्लुक रखता है, तो इसकी शुरुआत जो इब्तिदा जो है ना क्रेडिट साइड से देखना, ये हमारे ट्रेड क्रेडिटर से ताल्लुक रखता है, जो हमारी तिजारत के उधारी होते हैं ना, तो उनकी साइड क्रेडिट साइड लायबिलिटी वाली साइड होती है। कोई भी पिछला इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो पीछे कैरी डाउन हुआ होगा वो ब्रॉट डाउन हुआ, ठीक है ना। उसके बाद इस साल जो परचेज डे बुक का टोटल है वो लिखा, सही ना। फिर इस साल पूरे साल जो कैश बुक के अंदर से चुन चुन के हमने निकाला कि हमने अपने क्रेडिटर्स को कब कब पैसे दिए, कैश की सूरत में, कैश एंड बैंक दोनों, बैंक अकाउंट से कब कब पैसे दिए और कैश से कब कब पैसे दिए, ठीक है। वो फिर हमने रिटर्न आउटवर्ड्स कब दी, उससे भी हमारे क्रेडिटर्स कम होने चाहिए ना, ये कहां से मिलेगा, रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक से, या परचेज रिटर्न डे बुक बोल दो इसको, परचेज रिटर्न जर्नल बोल दो, आपकी मर्जी है, डे बुक से। तो परचेज रिटर्न डे बुक का जो टोटल है वो बताता हमने अपने क्रेडिट सप्लायर्स को माल कितने का वापस किया पूरे साल, फिर उनसे डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ पूरे साल, ये डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम बताता है, किसमें होता है, कैश बुक के अंदर होता है, सही है। डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में से तमाम वो डिस्काउंट्स रिसीव्ड ऐड कर लो अपने पास, मिला के लिख दो जो ट्रेड क्रेडिटर से मिला है। उमूमन डिस्काउंट रिसीव्ड ट्रेड क्रेडिटर से ही हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है हमने नॉन करंट एसेट खरीदा कोई उधार पे, किसी फैल्कन लिमिटेड से नॉन करंट एसेट लिया उधार पे, और उस फैल्कन लिमिटेड को जब पेमेंट कर रहे थे ना तब हमें एक डिस्काउंट रिसीव हुआ, लेकिन फैल्कन लिमिटेड क्योंकि हमारा ट्रेड क्रेडिटर नहीं था, उससे तो हमने नॉन करंट एसेट उधार पे अगर लिया था, तो उसका दिया हुआ डिस्काउंट भी जो है वो इसके अंदर नहीं शुमार कर देना, यहाँ पर सिर्फ ट्रेड क्रेडिटर्स का डिस्काउंट आएगा, ठीक है। ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर कौन शामिल है, वो तमाम जिनसे मर्चेंडाइज हमने खरीदा था उनको पेमेंट करते वक्त हमें कोई डिस्काउंट मिला, तो वो डिस्काउंट रिसीव के कॉलम से चुन लिया। ये वाली जो है ना, 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूं फिलहाल, ठीक है ना। इसी तरीके से सेल लेयर कंट्रोल अकाउंट है, सेल लेयर कंट्रोल अकाउंट का ताल्लुक होता है ट्रेड डेटर से, रिसीवेबल्स होता है हमारे, तो पिछले अकाउंटिंग पीरियड से क्या ब्रॉट डाउन हो रहा है बैलेंस, उनसे क्या रिसीवेबल था, प्लस इस साल पूरे साल उनको क्या क्रेडिट सेल्स की मैंने, ठीक है, प्लस अच्छा ये फिर माइनस की तरफ आ जाता है, पहले उनसे कितना, जिन जिन डेटर से कैश रिसीव हो गया, कैश या बैंक अकाउंट में पैसा हमारे पास रिसीव हो गया, कैश बुक से पता चलेगा, तमाम वो एंट्रीज को टोटल हमने किया था ना कि हमने फिल्टर लगा के, फिल्टर लगा के हमने टोटल किया था कि हमारे किन किन डेटर से पैसा दे दिया उस के अंदर ग्रैंड ट्रांजैक्शन वाले सवाल में, तो ये वो टोटल है, तो उतने से डेटर्स कम कर देंगे ना, उनसे पैसा मिल गया, डेटर्स कम कहाँ होता है, क्रेडिट साइड पे, डेटर्स बढ़ते क्या डेबिट साइड पे, तो डेटर्स कम कर दिया। इसी तरह उनको डिस्काउंट जितना हमने अलाउ किया अपने डेटर्स को पैसे लेते वक्त, वो भी उससे भी सेल लेयर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कम कर दिया, जरूरी है ना बात। रिटर्न इन्वर्ट, जब जब उन्होंने हमें सेल्स रिटर्न, हमारा बेचा माल हमें वापस किया तो उनका डेटर्स हमने कम कर दिया। इसके अलावा इनरिकवरेबल डेट्स रिटन ऑफ, मतलब बैड डेट्स एक्सपेंस, कि वो
डेटर्स जो पैसे देंगे ही नहीं, उनको राइट ऑफ करना है, तो उससे डेटर्स क्रेडिट कर देंगे, मतलब डेटर्स का अकाउंट खत्म कर देंगे। उसके बाद में बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट होगा, लेकिन बैड डेट्स एक्सपेंस अपने टी में डिवाइड होगा, यहाँ तो डेटर्स क्रेडिट होगा बैड डेट्स एक्सपेंस के रेफरेंस। फिर ये जो चीज मैंने रोकी हुई थी इसके ऊपर अभी आता हूँ थोड़ी देर में। इसके ऊपर बात करते हैं डिसऑर्डर्ड चेक्स के बारे में, कि कुछ अमाउंट्स हमने ऐसी डाल दी होंगी क्रेडिट पे कि बैंक क्रेडिट कर दिया, वो डेटर्स क्रेडिट कर दिया होगा, लेट्स सपोज 5,000 से टोटल पूरे साल, जिसमें से एक चेक शामिल हो, इस 5,000 में एक ऐसा चेक शामिल है $300 का, $300 मिलियन का, चलो ठीक है, वो शामिल है जो डिसऑनर हो गया, तो वो उसको दोबारा हमें डेबिट करना होगा, उसके उस अमाउंट से डेटर दोबारा बढ़ा देना होगा, भाई 300 ऐड करो वापस, सही ना। और जो बैंक हमने डेबिट किया होगा उसको क्रेडिट कर देना होगा, मतलब क्या कि जब किसी डेटर ने हमें पैसा दिया होगा $300, $300 मिलियन का दो या $300,000 का दो, चलो 30 को बोल देना, तो जब किसी डेटर ने हमें बैंक में चेक से पैसा दिया होगा तो हमने $300,000 जो है वो डेबिट कर दिए होंगे, ठीक है, $300,000 बैंक में डेबिट कर दिए होंगे, डुअल एस्पेक्ट के तौर पर बता रहा हूँ, और उस डेटर का नाम जो भी था वो क्रेडिट कर दिया होगा, तो फिलहाल मैं डेटर ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेटर में $300 इस 5,000 में शामिल है, बहुत सारे और अमाउंट होंगे इस 5,000 में, लेकिन ये 300 भी शामिल है। पता चला ये 300 बाउंस हो गया, ये चेक डिसऑनर हो गया, तो दोबारा ये एंट्री रिवर्स कर दूंगा, क्या बनेगी, डेटर्स दोबारा से बढ़ा दूंगा, डेटर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट करना होगा, तो बैंक अपने टी में क्रेडिट होगा डेटर्स के रेफरेंस से, और डेटर्स के टी में क्या होगा, डेटर्स का टी डेबिट होगा बैंक के रेफरेंस से, ठीक है ना। डेटर्स का टी डेबिट हुआ 300 से और उसमें लिख दिया बैंक, बैंक, हाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लिख सकते हो डिसऑर्डर्ड चेक, क्लियर हो रही है। तो ये हमारा सेल्स कंट्रोल अकाउंट का टी इस तरह से दिखता है। अब जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी, ये लिखी हुई है इसकी थ्योरी। ओपनिंग डेटर्स कहां से आता है हमारा, प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड जो है ना उसका आप लिस्ट ऑफ डेटर्स बैलेंसेस से ले आओ, चलो आपने अगर पिछले साल का जो क्लोजिंग डेटर्स था वो इस साल का ओपनिंग बनेगा, तो पिछले साल का कंट्रोल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस बना दो, या पिछले साल का क्लोजिंग डेटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंस का इस साल का ओपनिंग बना दो, बात एक ही है ना, क्योंकि कंट्रोल अकाउंट और डेटर लिस्ट ऑफ बैलेंस तो सेम ही होंगे पिछले साल। फिर इसके अंदर ये सेल देयर कंट्रोल अकाउंट मतलब डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, तो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट या सेल देयर कंट्रोल, इसको पिछले साल के बैलेंस वाली बात कर ली हमने, ठीक है, ये वाली बात कर ली हमने। अब इसको बढ़ाएंगे किससे, क्रेडिट सेल्स से, ठीक है ना। तो क्रेडिट सेल्स कहां से आएंगी, टोटल फ्रॉम सेल्स बुक, उसके बाद क्या रिटर्न इनवर्ट से कम होगा, डेटर्स का ये रिटर्न इनवर्ट से कम हो रहा है, ठीक है ना। रेड पेन चला दो ज्यादा विजिबल होगा, ये हो गई, ये हो गई, और ये रिटर्न इनवर्ट्स की बात हो गई कि डेटर्स हमारे कम हो जाते हैं इससे, ठीक है। उसके अलावा चेक्स जब रिसीव होते हैं या हमें कैश जब रिसीव होता है, चेक्स और कैश की सूरत में जब पैसा रिसीव होता है तो हमें ये कहां से मिलती है इन्फॉर्मेशन, कैश बुक से मिलती है। तो कैश रिसीव हो या चेक से रिसीव हो, कैश रिसीव हो या बैंक से पैसा, बैंक में पैसा रिसीव हो, उससे हमारा डेटर्स कम हो जाएगा, डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर है। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउ किया हो डेटर्स को, डिस्काउंट अलाउ भी हमें कैश बुक से मिलता है, उससे भी हमारा डेटर्स कम हो जाएगा, डेटर्स कम होना मतलब डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये डेटर्स का है ना पूरा टी इस तरह। फिर इररिकवरेबल डिस्काउंट अलाउड के अलावा इसने इररिकवरेबल डेट्स का नहीं लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है कि इररिकवरेबल डेट से भी कम होता है। फिर एक कॉन्ट्रा वाली बात, अब इसके ऊपर मेरे ख्याल से आ ही जाता हूँ, कॉन्ट्रा विद परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट। इसका मतलब ये होता है कि हमारा ऐसा सप्लायर जो हमारा कस्टमर भी हो, ठीक है, मतलब एक ऐसा सप्लायर जो जिसका लकड़ी का काम भी हो बेचने का और जिसका फर्नीचर बेचने का काम भी हो, हम इससे टिम्बर लकड़ी उधार पे लेते होंगे, ठीक है ना, और इसको फर्नीचर फर्निश करके बेचते हो वो भी उधार पे, तो एक तरह से ये हमारे लिए क्रेडिटर भी हुआ और डेटर भी हुआ। तो इसका मतलब इसका टी अकाउंट हमारे दोनों लेजर्स में नजर आएगा, हमारे परचेजेस लेजर में भी नजर आएगा इसका इंडिविजुअल टी, परचेज लेजर्स के जहां पर है टी अकाउंट तो इसका भी दिखेगा हमें, और हमारे सेल्स लेजर्स के जहां पर टी अकाउंट है उसका भी दिखेगा। और ऐसे और भी हो सकते हैं, हमारे बिजनेसेस से और रिलेशन ऐसे हो सकते हैं, और जो हमारे एट अ टाइम क्रेडिटर्स भी और डेटर्स भी हो। हमारा काम क्या है, हमारा काम है लकड़ी लेके फर्नीचर बना के सेल करना, बहुत सौ को सेल कर देंगे तो इसको भी कर ही देते होंगे,
इसको हमारा काम अच्छा लगता होगा तो माल देने किस दिन आके यार अच्छा फर्नीचर मानते हो आप, हम भी सप्लाई किया करो फर्नीचर, हम भी फिनिश्ड फर्नीचर भेजते हैं आगे। तब इसके पास फर्नीचर बनाने की फैसिलिटी नहीं है, लकड़ी रॉ लकड़ी बेचता है, फिनिश फर्नीचर बेचता है, दो चीजें बेचता है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, तो लेट सपोज ये हमारा, अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं हमारे एक ऐसी मैंने जो है ना मिसाल है मैग्नेट आईएनसी की, ये मैग्नेट आईएनसी मेरा एक लेट सपोज हुआ है एज अ, ये मेरे परचेजेस लेजर के अंदर मौजूद है। परचेज लेजर के अंदर मौजूद है तो मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर के तौर पे। और सेल्स लेजर में गया तो पता चला ये मेरा डेटर भी है, इससे मुझे पैसे लेने भी है। अब यही मेरा क्रेडिटर भी है, ये मेरा डेटर भी है, तो क्यों ना मैं इनको सेट ऑफ कर दूं और नेट निकाल लूं। तो क्यों ना मैं एक ऐसी एंट्री बना दूं कि मैं इसको ब्रॉट डाउन किया ना तो ब्रॉट डाउन के बाद दोबारा वर्क कर सकता हूं, लेकिन मैं ऊपर ही करना चाहूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे इससे 1500 लेने के, इसको 2500 देने के, तो क्यों ना मैं काम कर जो मुझे देने के उसको कम करने के लिए मैं यहाँ पर 1500 से मैग्नेट को डेबिट कर दूं, सही ना, ताकि मेरी लायबिलिटी कम हो जाए। मेरी लायबिलिटी इस तरफ बढ़ रही है, क्रेडिट साइड में बढ़ रही है और इस तरफ कम हो रही है, ठीक है, तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी अगर मैं 1500 डेबिट साइड पे लिख देता हूं। और बैंक के रेफरेंस से नहीं लिखूंगा, पैसा थोड़ी जा रहा है मेरे पास से, मैं मैग्नेट आईएनसी डेबिट कर रहा हूं और उसके क्रॉस रेफरेंस पे ये कहां पर है, मैग्नेट आईएनसी के ये क्रेडिटर के तौर पे लिखा हुआ है, तो ये मेरा परचेज लेजर्स के अंदर है और ये वाला मेरा सेल्स लेजर्स के अंदर है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस के तौर पे लिखूंगा मैग्नेट आईएनसी ही लिखूंगा, लेकिन ब्रैकेट में लिख दूंगा एसएल कि आपको सेल्स लेयर में मिलेगा, जबकि सेल्स लेयर में मैग्नेट आईएनसी यहाँ डेबिट हो रहा है और सेल्स लेयर में मैग्नेट आईएनसी क्रेडिट हो जाएगा 1500 से। यहाँ पर लिखूंगा मैग्नेट आईएनसी और यहाँ पर लिख दूंगा परचेज लेयर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास कोई सीडी बैलेंस बचेगा ही नहीं यहाँ, ये 1500 आ गया ना, तो 5000 और ये 5000 टोटल हो गया, जबकि यहाँ पर मेरा सीडी बैलेंस कितना बचा, 2500 नहीं होगा, सिर्फ 1000 बचेगा, क्योंकि 9000 में से 1500, 2500, 80 और 900, 3920, तो तकरीबन आपने 8000 माइनस कर दिया, ये 8000 बनता है टोटल। तो 9000 में से ये 8000 माइनस किया तो 1000 बचा जो कि पेबल है। तो ये इंडिविजुअलिटी अकाउंट्स के लेवल पे सेट ऑफ किया मैंने, जो चीज इंडिविजुअलिटी अकाउंट्स के लेवल पे सेट ऑफ हो सकती है तो वो चीज पूरे कंट्रोल अकाउंट लेवल पे भी सेट ऑफ हो सकती है, वो ये है कॉन्ट्रा विद परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो जितने भी ऐसे हमारे कस्टमर्स हैं कि जिनसे हमें रिसीवेबल है, उनको पेएबल भी है, तो उनका पेएबल के रेफरेंस से इन रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया और उनके पेएबल्स में गया, उनके पेएबल्स, ये पेएबल्स है, उनके पेएबल्स डेबिट कर दिए रिसीवेबल के रेफरेंस से। टोटल क्लियर हो रही है, होता है कौन सा। तो इस तरह से हमारे सीडी बैलेंसेस अब निकल आएंगे, परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट, सेल्स लेयर कंट्रोल अकाउंट। और उमूमन परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट का सीडी बैलेंस जो है वो इस तरफ निकलता है, क्रेडिट बैलेंस लिखा डेबिट पे होता है लेकिन सीडी है ना, तो अपोजिट साइड पे लिखा होता है क्रेडिट बैलेंस, लेट्स सपोज 5000, ठीक है, और ये सीडी बैलेंस लेट्स सपोज आया है 1200, तो वही सीडी बैलेंस ब्रॉट डाउन भी हो जाएगा, तो ये 1200 नीचे ब्रॉट डाउन भी हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट है उसका सीडी बैलेंस उमूमन जो है वो यहाँ पर आता है, जो भी होगा, ठीक है। लेट्स सपोज वो सीडी बैलेंस है $300, $300,000, तो वही फिर ब्रॉट डाउन हो जाएगा $300,000। क्लियर हो रही है ना। तो ये आप लोगों ने जो है ना इसको, इस थ्योरी को पढ़ोगे तो ये तो फौरन समझ में आ जाएगा, जिस तरह ये परचेज लेयर वाली बताई और क्लोजिंग डेटर्स बताया, सब कुछ ही कर लिया, बस मैं इसको एक सेरेमोनियल तरीके से रीड कर रहा हूँ और कुछ नहीं। परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट इज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड या मंथ या ईयर, जो भी आपका अकाउंटिंग, मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड तो ईयर का होता है, लेकिन आप मंथली अगर मंथली कंट्रोल अकाउंट को डेटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंस से रिकंसाइल कर रहे हो या मंथली कंट्रोल अकाउंट बना रहे हो या मंथली लेजर अकाउंट बना रहे हो, जो भी, तो ये बनेगा मंथली, वरना ईयरली तो बनना ही है। तो when day books entries are already recorded and the totals have been calculated, day books का टोटल कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद परचेज कंट्रोल अकाउंट में इसी तरह सेल्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर डालता है एंट्रीज। और वही जो तमाम बातें मैंने बोली है वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ भी लिखी हुई है और ऊपर भी लिखी थी, ये वाली बात है, क्या ऐड होता है क्या लेस होता है। जैसे क्रेडिट परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट विद परचेज डे बुक टोटल, परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट हमारा क्रेडिटर्स का कंट्रोल अकाउंट है और क्रेडिटर्स का टोटल कंट्रोल अकाउंट परचेज डे बुक के टोटल से क्रेडिट होता है। इसलिए आप डेबिट परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट विद टोटल डिस्काउंट रिसीट,
परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट जिसको हम क्रेडिटर्स का कंट्रोल अकाउंट कहते हैं, उसको वो क्रेडिट पे बढ़ता है और डेबिट पे कम होता है। और कम होने की वजह क्या, डिस्काउंट रिसीव हो सकती है, कम होने की वजह परचेज रिटर्न हो सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स की हमने वापस किया माल, तो सभी क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं ना। तो ये वही सारी बातें लिखी, दिमाग खोल के आपने रीड करना है। और ये नोट्स जरा एक दफा पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। नोट, कंप्लीट द डबल एंट्री बाय डेबिटिंग द परचेज अकाउंट एज क्रॉस पोस्टिंग। आप परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट को अगर क्रेडिट कर रहे हो ना परचेज डे बुक के टोटल से, परचेज लेयर कंट्रोल अकाउंट है, इसको अगर आप क्रेडिट कर रहे हो ना परचेज डे बुक के टोटल से, ये रहा टोटल, तो साथ में लिखा है कंप्लीट द डबल एंट्री बाय डेबिटिंग द परचेज अकाउंट। तो ये परचेजेस के रेफरेंस से कर रहे हो आप, और इसका क्रॉस रेफरेंस में परचेजेस का टी अकाउंट में डेबिट भी करना था। क्यों, वो डेबिट नहीं हुआ अभी तक, इसलिए वो डेबिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले आपने परचेज लेजर बनाया था, परचेज लेजर के अंदर क्रॉस एंट्री आपने परचेज के टी में थोड़ी फेंकी थी, परचेज लेजर्स तो अलग से बनते हैं, जबकि परचेज का टी तो जनरल लेजर्स में मौजूद होता है, तो इसकी क्रॉस एंट्री इसके अगेंस्ट यहां पर चाहिए। क्लियर है, यही बात आपके सेल्स लेयर कंट्रोल अकाउंट के साथ भी लिखी होगी, कंप्लीट द डबल एंट्री बाय क्रेडिटिंग द सेल्स अकाउंट एज अ क्रॉस पोस्टिंग, कि जब आपने सेल्स लेयर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया तो उसके क्रॉस रेफरेंस के तौर पे सेल्स का टी क्रेडिट भी करोगे। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा नोट क्या लिखा है, नोट इन कैश बुक ट्रांजैक्शंस क्रॉस एंट्री इज नॉट रिक्वायर्ड इन जनरल लेजर। कैश बुक ट्रांजैक्शंस के अंदर क्रॉस एंट्री नहीं रिक्वायर्ड होती जनरल लेजर में, क्योंकि कैश बुक ट्रांजैक्शन के अंदर कैश या बैंक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। हाँ, अगर आप कैश और बैंक के अलग टी अकाउंट्स बना रहे हो तो क्रॉस एंट्री रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि डेटर्स के अंदर जो भी लिख रहे हो कि डेटर्स ने मुझे पैसा दिया तो डेटर्स क्रेडिट करोगे बैंक के रेफरेंस से, और बैंक का अगर अलग से टी बना तो बैंक का टी डेबिट करोगे, लेकिन बैंक का टी अलग से उम्र नहीं बनाओगे, कैश बुक बनी हुई तो है, तो और कैश बुक में ऑलरेडी बैंक डेबिट हुआ है। क्लियर, as cash the cash book itself represents as a T account for the cash and bank। क्लियर है, बहरहाल ये आपने इस तरह परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट की थ्योरी पढ़नी है सारी, और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की थ्योरी पढ़नी है, तो इस तरह से आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, आपको कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन नहीं सिखाई है, अगर वो उसका सवाल होता तो वो क्या होता, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की मिसाल लेता हूं, आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बना के देता, इसके तहत आपको कोई एंडिंग बैलेंस बताता और कहता है इसको कंपेयर करो किससे, डेटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंसेस से, उसका टोटल कोई आ रहा होता, उसके टोटल इसमें अगर कोई फर्क होता तो रिकंसाइल करना होता कि प्रॉब्लम क्या है। फर्क आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि इन दोनों की सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अलग है। ये जो डेटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंस है ना, मिसाल के तौर पे ये आ रहा है 500, जबकि ये वाला ये आ रहा है आपका अगर 300, ये हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये 300 आपका कैसे सोर्स हुआ, हर लाइन आइटम आपका डे बुक्स के टोटल से आ रहा है, जबकि इसके अंदर हर लाइन आइटम आपका इंडिविजुअल टी अकाउंट से आ रहा है, और वो हर इंडिविजुअल टी अकाउंट डे बुक्स के इंडिविजुअल लाइन आइटम्स को पकड़ पकड़ के बना था। तो एक डेटर्स लिस्ट ऑफ बैलेंस है, उसकी सोर्स है इंडिविजुअल एंट्रीज की, इसकी सोर्स क्या है, इंडिविजुअल एंट्रीज की, जबकि इसकी सोर्स क्या है, टोटल्स की। क्लियर, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी कोई खैर कंप्यूटराइज्ड दौर है उसमें वैसा नहीं होता, लेकिन परचेज डे बुक का टोटल करते हुए ये सब तो सही लिखा, लेकिन टोटल करते हुए 22700000 की जगह 22200000 लिख दे कोई गलती से, सही है, कर सकता है ना ऐसे गलती, तो उससे क्या होता, कंट्रोल अकाउंट गलत बनता लेकिन लिस्ट ऑफ बैलेंसेस तक सही पहुंचती इंफॉर्मेशन। ऐसा एक स्टूडेंट ने किया भी था आप में से, हाँ 22200000 किया था ना, तो वो गलती क्या थी, ये कहलाते कास्टिंग एरर, कास्टिंग मतलब टोटलिंग वाला एरर किया था, वैसे कोई भी एरर की वजह से, सही। अच्छा, कोई अगर एंट्री ओमिट कर देता, एरर ऑफ ओमिशन करता कि ये एंट्री नहीं लिखी सिरे से, तो इससे ये भी गलत होता और इंडिविजुअल भी गलत होता, वो एंट्री इंडिविजुअल तक भी नहीं पहुंचती। तो फिर आपको जिसको ये पता है ना पूरा प्रोसेस, वो बहुत अच्छे से हैंडल करेगा कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन को, विच कम्स इन ए लेवल्स। फिलहाल हमारा ये यूनिट 3 खत्म होता है।